नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे हैं जो फिल्मी करियर संभालने के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। कंगना रनौत, अरुण गोविल जैसे बड़े सितारे इस बार लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। इनके अलावा कौन कौन से सितारे राजनीति में अपना दमखम दिखाएंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चुनावी साल हो, सियासी माहौल टाइट हो और इस पर फिल्मी सितारों का तड़का न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भौकाल दिखाने के बाद एक बार फिर से 2024 के चुनाव में कई सेलिब्रिटीज अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का नाम भी शामिल है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और तकरीबन हर बड़ी पार्टी की तरफ से फिल्मी सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिल्मी सितारों का सियासत से पुराना रिश्ता है। इससे राजनीतिक दलों को जनता को आकर्षित करने के लिए एक जाना पहचाना चेहरा मिल जाता है, जबकि फिल्मों में अपनी एक पारी खेल चुके अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को राजनीति में किस्मत आजमाने का एक फायदेमंद मंच। हर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी बड़े चेहरों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती रही हैं। फिल्मी सितारों का पॉलिटिक्स में कदम रखना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई सुपरस्टार्स राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। राजनीतिक गलियारों से इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे गुजर चुके हैं। बॉलीवुड से राजनीति में एंट्री कर रहे अरुण गोविल और कंगना रनौत को अपनी सियासी डेब्यू में सफलता मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। जून में देश में नई सरकार बनेगी, लेकिन ब्रह्मांड में भी 9 संवत 2081 को सत्ता में बदलाव होने जा रहा है। ब्रह्मांड में नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। ब्रह्मांड की सत्ता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा पीएम, इस रिपोर्ट में देखते हैं। नए संवत 2081 का आरंभ। ब्रह्मांड की सत्ता में होगा बदलाव। बदलेगा ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल। ब्रह्मांड के राजा और मंत्री कौन? नए संवत 2081 का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होने जा रहा है। इस दिन से ब्रह्मांड की सत्ता में बदलाव होता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि नए संवत का राजा कौन होगा। संवत के लागू होने का जो नियम है, इसके अनुसार जो तिथि जिस समय से लगती है, उसी समय से संवत का स्वामी या राजा तय किया जाता है। पंचांग के अनुसार संवत 2081 में 8 अप्रैल को सोमवार की रात्रि में 11:51 पर प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाएगा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नववर्ष का शुभारंभ 9 अप्रैल को होगा। मान्यता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की सत्ता का बंटवारा होने वाला है। इस बार ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल आक्रामक ग्रहों से युक्त होगा। देखते हैं किस ग्रह को कौन सा पद मिलेगा। ग्रहों का भी सत्ता परिवर्तन और आधिपत्य भी परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को नव संवत्सर हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सन 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। चूंकि हिंदू गणना के अनुसार जिस वार को नव संवत्सर प्रारंभ होता है, राजा का पद मंगलदेव को मिला है और प्रधानमंत्री शनिदेव नियुक्त किए गए हैं। शुक्रदेव का जल मंत्रालय और वित्त मंत्री चंद्रमा रहेंगे। ग्रहों का यह मंत्रिमंडल 9 अप्रैल से सत्ता संभालेगा। मंगल और शनि के प्रभाव की वजह से इस साल प्रॉपर्टी और आईटी का मार्केट परवान चढ़ेगा और विद्वानों को सम्मान मिलेगा। राजा मंगलदेव प्रभाव चिकित्सा क्षेत्र में नई प्रगति, आम जन को लाभ, चिंता, भूकंप और अग्निकांड का भय। ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री शनि प्रभाव लोहा, डीजल, ऑयल, खेत के नए भंडार की संभावना, मजदूरों को आसानी से रोजगार मिलेगा। शुक्रदेव जल मंत्रालय प्रभाव अपराध पर लगाम लगेगी, आम जन के लिए सुविधाजनक कार्य प्रणाली बनेगी। वित्त मंत्री चंद्रमा प्रभाव आम जन को आर्थिक बढ़ोतरी।
कृषि मंत्री सूर्य प्रभाव कृषि क्षेत्र में प्रगति होगी। नव संवत 2081 4 राशियों के लिए बेहद फलदायी रहने वाला है। देखते हैं कौन सी राशियां हैं जिन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि, सेहत और भौतिक सुख में बढ़ोतरी, व्यर्थ की यात्रा से बचें। वृष राशि, मध्यम फलप्रद रहेगा, व्यापारिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि, सेहत के प्रति सजग रहें। सिंह राशि, मिश्रित फलदायी रहेगा। कन्या राशि, मई से अटके काम होंगे। तुला राशि, सुख समृद्धि के साथ धन में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा वाले सावधान रहें। धनु राशि, व्यापार में आर्थिक लाभ मिलेगा। मकर राशि, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। कुंभ राशि, व्यापार में लाभ होगा, भूमि भवन का भी लाभ होगा। मीन राशि, व्यवसाय में लाभ होगा। जो पश्चात धान्याधीश है वो सूर्य और पूर्व धान्याधीश मंगल है। इससे यह कि दोनों फसलें काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ जगह वर्षा की कमी हो सकती है। इस वर्ष का जो विश्वामात्र और वर्ष के जो 4 स्तंभ हैं उनमें जल स्तंभ और तृण स्तंभ थोड़े कम हैं, लेकिन वायु स्तंभ और अन्न स्तंभ काफ़ी अच्छे हैं। अन्न स्तंभ अच्छा होने से अनाज की स्थिति इस वर्ष काफ़ी अच्छी रहेगी। ये साल आम जनता के लिए फलदायी रहने वाला है। नए तकनीकी युग की शुरुआत होगी। भवन और वाहन के व्यापारियों को लाभ होगा। अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी और आईटी का मार्केट जोर पकड़ेगा। मंगल की वजह से खाद्य वस्तुओं का नुकसान होगा और पशुओं में भी अचानक रोग फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने पूर्वांचल के जिलों में खौफ पैदा किया, जिस पर हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन इन्हीं सब जुर्मों में 2005 से ही लगातार जेल में बंद रहा और आखिर में जेल में बंद रहते हुए ही मौत हो गई। आइए इस रिपोर्ट में आपको मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम थे। उन पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 61 मामले दर्ज थे। इनमें 18 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों और लखनऊ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। कोर्ट मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुना चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा और मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस के एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। इनमें अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा के आरोप से लेकर 2005 में ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा। इसके साथ ही उनके ऊपर खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी पर कब्जा करने का आरोप लगता रहा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामलों में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा तो उस समय हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरे जेल के चक्कर काटते रहे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें आगरा जेल शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया। हालांकि एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर जेल से ही गैंग चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक
गिरोह बता दिया। मुख्तार अंसारी पर 2005 में जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 5 साथियों की हत्या का भी आरोप लगा था। असल में 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए थे। मुख्तार पर आरोप लगा कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में उन्हें अप्रैल 2023 में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि अभी कई और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार यूपी के सभी चेकपोस्ट पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गोपालगंज के यूपी बिहार के चेकपोस्ट पर बिहार पुलिस यूपी से आने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच कर रही है। यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार यूपी के जो बॉर्डर है वहां भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। यूपी से आने वाली तमाम गाड़ियों की इस वक्त बॉर्डर पर जांच की जा रही है और सख्ती से जांच की जा रही है। गाड़ी की डिक्की, सीट कवर और जो गुप्त तहखाना होते हैं उसकी भी जाँच इस वक्त पुलिस कर रही है। ये गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट के पास की तस्वीर है और यहाँ पर पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और ठीक पास में यूपी का बॉर्डर है, 100 कदम की दूरी पर यूपी का बॉर्डर है। यूपी में भी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस भी सीमावर्ती इलाके में चौकसी बढ़ाते हुए वाहनों की सघन तरीके से जाँच कर रही है। क्या क्या जाँच किया जा रहा है? इसमें जैसे कि चुनाव के माध्यम से कैश और विशेष शराब ये सब हम लोग जांच करते हैं। हथियार भी हथियार जांच हो रही है। पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। पूर्णिया सीट से नामांकन किया जाना है। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। पप्पू यादव पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने पर अडिग नजर आ रहे हैं। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से वो नामांकन करेंगे। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा वो कर रहे हैं। हालांकि यह सीट अब भीमा भारती के खाते में है, जहां से आरजेडी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और इस बीच आज ट्वीट भी सामने आया कि कांग्रेस का वो झंडा पूर्णिया से लहराएंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूर्णिया से लगातार दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सिंबल अब मिलेगा उन्हें? देखिए, सिंबल मिले या नहीं मिले, लेकिन पप्पू यादव ने न्यूज 18 से भी बात की। उन्होंने कह दिया है कि वे हर हाल में पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कई जगहों पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो ऐसे में पूर्णिया अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और उन्होंने संकेत भी दे दिया और कह भी दिया कि 4 अप्रैल को वो पूर्णिया से नामांकन करेंगे। मतलब साफ है, पूर्णिया में अब कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अगर वो लड़ते हैं तो महागठबंधन में कांग्रेस और राजद दोनों के प्रत्याशी होंगे। देखना होगा कांग्रेस आलाकमान का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है। लेकिन पप्पू यादव ने तो क्या बिना किसी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत किए वो इसका ऐलान कर दिया उन्होंने कि कांग्रेस के सिंबल से वो लड़ेंगे? क्योंकि जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ थोड़ी देर में उनका एक्स पर पोस्ट आ गया। जी बिल्कुल, पप्पू यादव ने तो अपनी तरफ से बातें कह दी है, स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि वो कांग्रेस के झंडे तले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कांग्रेस आलाकमान का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। देखना होगा कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या अपनी तरफ से जाहिर करता है, क्योंकि एक ही सीट पर 2 प्रत्याशी होंगे, एक तरफ राजद के और दूसरी तरफ से कांग्रेस के। तो निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, खींचतान की स्थिति है। अब कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अखिलेश सिंह खुद मौजूद थे। उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, वो वहां से सीधे तौर पे निकल गए। अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले में क्या करता है, सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से दावा किया है कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आलाकमान से कोई बातचीत नहीं। लेकिन इसके बावजूद दावेदारी अपनी पूर्णिया सीट से एक बार फिर से पप्पू यादव ने जताई है। तो 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन की बात पप्पू यादव कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस उन्हें संबल देगी? अगर नहीं देगी तो किस तरीके की खींचतान इस सीट पर देखने को मिलेगी? क्योंकि जब भीमा भारती को लेकर भी सवाल पूछा गया पप्पू यादव से, तो उनका यह कहना था कि वो अपने गार्जियन से बात करेंगे, यानी कि वो कांग्रेस आलाकमान से बात करेंगे। आरजेडी से उन्होंने बात करने का भरसक प्रयास किया, लालू प्रसाद से वो आग्रह करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सीट है वो आरजेडी के खाते से नहीं निकली कांग्रेस की तरफ और वो आरजेडी के खाते में ही रह गई। अब ऐलान किया है
और लगातार इससे पहले भी वो कहते भी आ रहे हैं कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया सीट जो है वो नहीं छोड़ूंगा। तो पूर्णिया का जो मोह है वो पप्पू यादव उस पर अभी भी अडिग है और कह रहे हैं कि हम इस सीट पर 4 अप्रैल को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को सिंबल मिलेगा? अगर सिंबल नहीं मिलता है तो क्या पप्पू यादव इससे इतर भी कोई रास्ता अपना सकता है? क्या वो महागठबंधन से अलग हो सकते हैं? क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा लेकर ही कांग्रेस में वो शामिल हुए। अपने जनअधिकार पार्टी का विलय उन्होंने किया और शर्त यही थी कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे और इस बात का आश्वासन भी मिला कांग्रेस की तरफ से उन्हें। लेकिन आरजेडी के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो गई पूर्णिया सीट को लेकर के और वहां से बीमा भारती को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, जो जेडीयू से हट करके आरजेडी में आई। तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षा रही, लेकिन इस महत्वाकांक्षा के बीच अपने आप को पप्पू यादव एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन देखिए किस तरीके से उनकी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आती है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी सीटों का ऐलान करते हैं कि कौन सी पार्टियां किस सीट पर चुनाव लड़ेंगी और पूर्णिया आरजेडी के खाते में जाती है और उसी के साथ ही एक्स पर पोस्ट आता है। और पटना से एक और बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से खबर है, बीपीएससी ट्री 3 परीक्षा को लेकर के फैसला नहीं, मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है, ये सूत्र खबर दे रहे हैं। पेपर लीक के बाद बीपीएससी फिलहाल तैयार नहीं है, कई और बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव है, सूत्रे बता रहे हैं। चुनाव के कारण सेंटर चयन एक बड़ी चुनौती भी आयोग मान रहा है। जिला प्रशासन से राय के बाद ही आयोग इस पर फैसला लेगा। चुनाव आयोग की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी सवालों के घेरे में रहे प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर के। और बताया जा रहा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग की बड़ी बैठक होगी। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग की यह बैठक होगी। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। न्यूरो सर्जरी के डॉक्टरों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसके जरिए ब्रेन के अंदर के हिस्से की पूरी जानकारी पता चल पाएगी। जी हां, डॉक्टरों को सर्जरी में काफी मदद मिल रही है। इसके साथ ही सर्जरी सीखने वाले उन सर्जन को भी काफी सहूलियत हो रही है जो गंभीर बीमारियों की सर्जरी सीखना चाहते हैं। एम्स ने कर दिया कमाल, विदेशी डॉक्टर भी आ रहे सीखने। तैयार किया ब्रेन का गूगल मैप, क्यूआर कोड स्कैन कर देख सकेंगे ब्रेन। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसके लिए गूगल मैप का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यह गूगल मैप आपके दिमाग का भी बन सकता है? जी हां, नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसके जरिए ब्रेन के अंदर के हिस्से की पूरी जानकारी पता चल पाएगी। एम्स ने अब एक ब्रेन मैप बना दिया है, या इसको हम कह सकते हैं ब्रेन क्यूआर कोड जो है वो बन गया है और सर्जरीज के लिए एक नुस्खा मिल गया है। तो जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर विवेक टंडन है, उन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि किस तरीके से जो सर्जरी है वो आसान हो जाएगी। देखिए, सरल भाषा में अगर समझे तो जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता, और खुद डॉक्टर का कहना है कि जो बच्चे बुक से सीखते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि वो प्रैक्टिकली सीखें। एम्स के डॉक्टर्स ने जेली, अंगूर, खाली बर्तन समेत अन्य चीजों का इस्तेमाल कर इंसान के दिमाग का मॉडल तैयार किया है। अब इसका इस्तेमाल न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर दिमाग की सर्जरी सीखने के लिए कर रहे हैं। राइट अक्रॉस द कंट्री हम लोग ने रियलाइज किया कि बहुत मुश्किल हो गया स्टूडेंट्स के लिए। जो वो बैच कोविड के दौरान पास होके निकला वो बहुत कम सर्जरीज कर पाए और देख पाए, लेकिन अब वो चले जाएंगे यहाँ से और कहीं ना कहीं जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि उनको सिखाने के लिए कुछ नई नई चीजें करें जिससे कि बिना पेशेंट को टच करे भी वो सीख पाए। अब ये सवाल आता है कि आखिर ये डिवाइस काम कैसे करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए ड्रिल करके इक्विपमेंट को ब्रेन के अंदर डाला जाता है। इसमें क्यूआर कोड होता है जिसे स्कैन करके पूरी जानकारी मिल जाती है। एक ऐसा सिमुलेटर बनाया जो कि आपको रियल लाइफ तो ना सही, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप एंडोस्कोपी में देखते हैं और महंगे एंडोस्कोप को यूज़ करके सीखते हैं वो भी आप बहुत ही कम दाम के ऊपर आप करके देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खाली
ऐसे नहीं कि हमने किया, हमने इनको पब्लिश भी किया है। तो ये दुनिया के जो अच्छे जर्नल्स हैं, वर्ल्ड न्यूरोसर्जरी फोकस, इनके अंदर ये सारी चीज़ें पब्लिश्ड हैं और ये मैंने इसके अंदर अटैच किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तकनीक के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया गया है। इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जो 3D इमेज को कोलैबोरेट करके होलोग्राम बना देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि वो सरल तरीके से समझ पाएंगे और जो भी जटिल बीमारियां हैं उनका जो इलाज है वो आसानी से जो है वो हो पाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसी तरीके से एडवांसमेंट भी जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर वो अटके हैं। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करने की वो बात कह रहे हैं और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ उनका बयान सामने आया, सुनाते हैं। कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। के बारे में मैंने कहा था मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। तो देखिए पप्पू यादव का बयान सामने आ गया है कि जो झंडा है वो पूर्णिया सीट पर हम कांग्रेस की ही लहराएंगे और कांग्रेस के ही झंडे के नीचे हम काम करेंगे और 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन भी करेंगे, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और हमने कहा था कि ना कांग्रेस छोड़ेंगे ना ही हम पूर्णिया सीट छोड़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से जब मुश्किलें हैं वो बढ़ाते हुए पूर्णिया सीट को लेकर के नजर पप्पू यादव आ रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया जो है वो हॉट सीट बनता जा रहा है। एक तरफ बीमा भारती प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी ने ऐलान उनको कर दिया है और पूर्णिया सीट जब आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो पूर्णिया सीट को लेकर के आरजेडी ने कहा कि ये हमारे खाते में है। लेकिन अब आखिर अब कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती कि पप्पू यादव को किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि बातचीत का दौर 1 दफे नहीं 2 दफे नहीं कई दफे चलता रहा और इसी को लेकर के काफी लेट लतीफी भी होती रही। सीटों के ऐलान को लेकर के बार बार ये कहा जाता रहा कि सब कुछ ठीक है और हम विचार मंथन कर रहे हैं और आखिरकार आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जब इस बात की जानकारी सबको दे दी जाती है कि पूर्णिया सीट आरजेडी के ही खाते में है और वहां से बीमा भारती चुनाव मैदान में उतर रही है, उसके तुरंत बाद ही इस पर पोस्ट आता है और अब बयान भी हमने आपको सुना दिया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।